हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 23 नवंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। देन हम देखेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे उड़ान स्कीम के बारे में, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। देन हम देखेंगे इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में कि इस वर्ष इस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है और क्या उनका योगदान रहा है। साथ ही हम देखेंगे NASAMS के बारे में। ये जो है ये नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। हम देखेंगे कि कौन से दो देशों ने ज्वाइंटली मिल करके इसको डेवलप किया है। इसके साथ ही हम देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द ग्लोबल बिग कैट्स समिट शेड्यूल्ड फॉर 2026। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में करेगा। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर जयपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आईबीसीए का जो 2026 में समिट होगा वो होगा न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं India announced it will host the 2026 Global Big Cats Summit in New Delhi, reaffirming its leadership in wildlife conservation and climate action. The summit aims to unite big cat range nations, biodiversity champions, and climate security stakeholders. India highlighted major achievements like tiger population doubling, rising Asiatic lion numbers, and the African cheetah reintroduction program. Big cat conservation offers climate benefits such as carbon sequestration, watershed protection, and disaster risk reduction. This summit aligns with the International Big Cat Alliance's goal of research, capacity building, and global collaboration. आप ध्यान रखेंगे आईबीसीए का जो समिट है ये आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली में। आईबीसीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और इसको लॉन्च किया गया था 2023 में बाय इंडिया। और इनका जो फोकस है वो 7 कैट्स की जो प्रजाति हैं उन पर होगा, जिनमें शामिल हैं टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, चीता एंड पुमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding left wing extremism in India. यहां पर भारत में जो वामपंथी उग्रवाद है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The Government of India implements the Special Central Assistance Scheme to fill critical infrastructure gaps in the most affected left-wing extremism districts. And second statement is, the number of LWE affected districts has reduced from more than 100 a decade ago to around 11 in recent years. And third statement is, the CPI formed in 2004 emerged from the merger of the People's War Group and the Maoist Communist Center.
सो यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं The Special Central Assistance Scheme is implemented by the Ministry of Home Affairs to bridge critical infrastructure and public service gaps in left-wing extremism affected districts. So, as per recent Ministry of Home Affairs data, left-wing extremism affected districts have declined from 126 in 2010 to 38 in 2024 and further reduced to 11 districts according to the latest government claims. साथ ही जो सीपीआई माओविस्ट है उसको फॉर्म किया गया था सितंबर 2004 में थ्रू द मर्जर ऑफ द पीपल्स वॉर ग्रुप एंड द माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, मेकिंग इट द मोस्ट पावरफुल इंसर्जेंट ग्रुप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which newly formed umbrella body now merges 5 key institutes of the Ministry of Earth Sciences? So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नवगठित निकाय अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 5 प्रमुख संस्थानों का विलय कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ESCO, सेकंड ESSC, थर्ड EOSC या फिर IMEOS। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो मर्ज किया जाएगा और नया अम्ब्रेला बॉडी बनेगा ये बनेगा ESSC। आप देख सकते हैं The Ministry of Earth Sciences merged 5 major institutes into a single umbrella entity called Earth System Sciences Council, जिसका एम होगा to streamline governance and address climate-related scientific challenges collectively. So 5 institutes जिनको मर्ज किए गए हैं उनमें शामिल हैं IITM, NCPOR, NIOT, NCESS and INCOIS. सो ESSC जिसे अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल के नाम से जाना जाता है, इसको फॉर्मली रजिस्टर किया गया है एज अ बॉडी इन 2023 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सो द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस सेक्रेटरी हेड ESSC while the earth sciences minister serves as its president. सो जो अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल है इसके सेक्रेटरी कौन होंगे? जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी होंगे वो इसके हेड होंगे, साथ ही जो प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की बात करें तो ये एक एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको स्टैब्लिश किया गया 29 ऑफ जनवरी 2006 को। So it was formed through the reorganization of the Department of Ocean Development and the assumption of administrative control over various institutions, including India Meteorological Department, the National Center for Medium Range Weather Forecasting, and the Indian Institute of Tropical Meteorology. सो जो अर्थ साइंसेस है इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में जो मिनिस्टर हैं वो हैं जितेंद्र सिंह।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Under the modified Udan scheme, what is the total proposed outlay announced by the government to extend it beyond April 2027? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत अप्रैल 2027 से आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा घोषित जो कुल प्रस्तावित परिव्यय है वो कितना है उड़ान योजना के लिए? आपके ऑप्शंस हैं 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़ रुपीज। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो मोडिफाइड उड़ान स्कीम के तहत जो टोटल प्रपोज्ड आउटले है वो है 30,000 करोड़ रुपीस का। आप देख सकते हैं The government proposed a 30,000 crore outlay to extend the modified Udan regional connectivity scheme beyond April 2027. इसमें से जो 18,000 करोड़ है that will support the development of new airports across underserved regions and 12,000 crore is allocated for viability gap funding to assist airline operations. So the expanded plan aims to connect 120 additional destinations focusing on hilly and northeastern districts. And the scheme targets 4 crore passengers in the next decade through stronger regional aviation networks. सो ये जो मोडिफाइड उड़ान मॉडल है ये प्रमोट करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इन एयरपोर्ट डेवलपमेंट and it uses a market driven bidding mechanism to improve airline engagement. और ये जो उड़ान स्कीम है इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, जिसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2016 में टू एनहांस रीजनल एयर कनेक्टिविटी। आप ध्यान रखेंगे उड़ान स्कीम जो है इसको एक्सपेंड कर दिया गया है अप्रैल 2027 तक के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who received the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2024 in New Delhi? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नई दिल्ली में 2024 के लिए शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एंजेला मर्केल, मिशेल बैचलेट, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा या फिर अमीना मोहम्मद। आपको बताना है इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट है ये 2024 के लिए किसे प्रदान किया गया है? और इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो मिशेल बैचलेट को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं Michelle Bachelet was conferred the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2024 in New Delhi. So Bachelet is the first and only woman president of Chile, and she served as UN High Commissioner for Human Rights from 2018 to 2022. Also, she was the first director of UN Women in 2010, and the prize recognizes her lifelong commitment to human rights and gender equality.
सो इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1985 में, और अभी हाल ही में इसको प्रेजेंट किया गया है सोनिया गांधी के द्वारा, जो कि चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेसेम्स, जिसको नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इट वाज jointly developed by which two countries? यहां पर आपसे हाल ही में चर्चा में रही नेसेम्स सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि यह किन दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्वे, चाइना एंड जापान, या फिर इंडिया एंड रशिया। यहां पर आपसे नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्वे। आप देख सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स recently approved a nearly $700 million sale of NASAMS to Taiwan, and it is a medium range ground based air defense system designed to intercept aircraft, helicopters, unmanned aerial vehicles, and cruise missiles. इसको jointly develop किया गया है by the Raytheon of the United States and the Kongsberg Defense and Aerospace of Norway. This missile system became operational in 1994 and was first deployed by the Royal Norwegian Air Force. Now NASAMS is used by 13 countries and has protected the United States National Capital Region since 2005. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है, इसको यूएस और नॉर्वे ने मिलकर के विकसित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर खाद्य एवं कृषि संगठन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द FAO is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger. Second statement है the FAO headquarters is located in Rome, Italy. And third, India is a founding member of the FAO. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। FAO जो है ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, साथ ही इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। आप देख सकते हैं। FAO is one of the UN's specialized agencies dedicated to agriculture, food, and nutrition, and its primary mission is to achieve food security and ensure that people have regular access to safe and nutritious food. ये जो FAO है, ये वर्क करता है ग्लोबली विद द गवर्नमेंट्स इम्प्रूव टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी
rural development and sustainable resource use. So its programs focus on reducing hunger, malnutrition and poverty. आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। सो रोम होस्ट करता है सेवरल यूएन एजेंसीज रिलेटेड टू फूड एंड एग्रीकल्चर, मेकिंग इट अ ग्लोबल सेंटर फॉर फूड सिक्योरिटी गवर्नेंस। So the choice of Rome reflects Italy's strong historical support for international food security institutions. And the FAO's governing bodies and key international meetings are held at the Rome headquarters. So India ने FAO को ज्वाइन किया 1945 में. The same year it was created. As a founding member, India has played an important role in global discussions on food security and agriculture. सो इंडिया जो है वो एक्टिवली कोलैबोरेट करता है विद FAO इन इशूज लाइक न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड रूरल डेवलपमेंट. And FAO has also supported India through technical assistance, policy advice, and capacity building programs. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.